हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लॉकडाउन की पीरियड में पढ़ रहे होंगे। मैं बार बार जब भी आपसे मुखातिब होता हूँ यही आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि इसको छुट्टियाँ ना समझना, इसको आप ऐसी छुट्टियाँ समझना जिसमें आपको लर्न फ्रॉम होम करना है। हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको लर्न फ्रॉम होम करना है। तो लॉकडाउन का थर्ड फेज़ भी शुरू हो गया है। इसी बीच एक बेहद इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई और उस पर जो अलग अलग स्टेटमेंट सामने आए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसको लेकर बड़ी ही भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और उस इंटरेस्टिंग न्यूज़ का नाम क्या है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट, अभी आगे हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये सूचना मांगी थी कि कितने बैंकों का जो राइट ऑफ किया गया है लोन, और पिछले कितने जो सितंबर 2019 तक कितने लोगों का विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट मांगी। उस विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में ये सूचना आरटीआई से निकल कर आई कि भारतीय बैंकों ने टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स का लोन राइट ऑफ किया, जिसमें से 68,600 करोड़ का लोन है। अब ये राइट ऑफ क्या होता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये बैंक करता क्यों है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों से 2-4 दिनों से स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर एक बार राइट ऑफ, वेव ऑफ, इसके डिफरेंस समझा दीजिए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो स्टूडेंट का ये था कि राइट ऑफ बैंक करता क्यों है, अगर इसमें डिफरेंस है तो ये करता ही क्यों है बैंक। तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। इस यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे जैसे वीडियोस उसके आपके पास आते जा रहे हैं उसे देखते जाइए। देखिए भाई, सबसे पहले देखते हैं, बैंकों ने टेक्निकली ये सूचना दी है। एक आरटीआई फाइल की थी साकेत गोखले नामक व्यक्ति ने मार्च 19 में, है ना। मार्च जो है 19 मार्च को साकेत गोखले ने एक आरटीआई फाइल की थी, जिसमें उसने 50 टॉप विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के नाम मांगे थे। अब ये विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। यूँ मानिए कि जो पैसा देने में सक्षम है लेकिन वो बैंकों का पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बैंकों से उधार तो ले लिया लेकिन वो पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं। बैंकों से जो उनको सूचना मिली, बेसिकली सूचना दी आरबीआई ने, जो कि बैंकों की शीर्ष संस्था है। लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि ये सूचना उसने बैंकों से एक्सट्रैक्ट की है, इसलिए किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो इसके लिए बैंक जिम्मेवार होंगे। 68,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन राइट ऑफ किया है और इसके अंदर चोकसी का नाम भी, मेहुल चोकसी भी शामिल है, विजय माल्या भी शामिल है। और ये कहा कि पिछले 2019 के सितंबर 30 तक कितना लोन राइट ऑफ किया गया है, 68,000 करोड़ से अधिक का। और ये सूचना गोखले जी को दी गई है 24 अप्रैल 2020 को। इसी से बवाल आया हुआ है कि क्या देश के भगोड़े, जो देश के बैंकों से लोन लेकर आम जनता के टैक्स का पैसा, जो कि लोन के रूप में या जो कि बैंकों के अंदर जमा है, आम जनता की मेहनत का पैसा जमा है, जो उसको लेकर भाग गए, क्या बैंकों ने उनके लोन माफ़ कर दिए या ये सारा खेल है क्या, इसको समझते हैं। देखिए भाई, हमें सबसे पहले ये देखना है कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी वगैरह जो सब इसके अंदर इंक्लूड है, उनको क्या कहा गया है। विलफुल डिफ़ॉल्टर एक टर्म आई है। विलफुल डिफ़ॉल्टर, विल्फ का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, अपनी इच्छा से। डिफ़ॉल्टर का मतलब जो अपनी देनदारियों को नहीं चुका रहा है। देनदारियाँ कोई आदमी नहीं चुकाता है, उसका एक कारण होता है कि उसके साथ कुछ मजबूरी होती है, उसके पास सक्षमता नहीं होती, उसके बिजनेस डूब जाता है। विलफुल डिफ़ॉल्टर वो होता है जिसके पास सक्षमता होती है, उसके पास इतने असेट्स होते हैं, इतनी संपत्ति होती है कि वो उसको बेचकर अपना लोन चुका सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, तो उसको माना जाता है विलफुल डिफ़ॉल्टर। ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, टेक्निकल बातें और भी है, लेकिन आप समझने के लिए इतना समझिए कि ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है विलफुल डिफ़ॉल्टर। अब बैंक क्या करता है, बैंक इनको बोल देता है बैड लोन्स। बैड का मतलब खराब ऋण जो वसूले नहीं जा रहे, और टेक्निकली ऐसे ऋण जो कि 90 दिन हो गए जिनकी ईएमआई नहीं आ रही है, उनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको जो मुझसे पढ़े हैं क्लासेस में उनको मैंने बताया भी है, समझाया भी है कि बैंकों के एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं। बैंकों के ऐसे लोन जिनको बैंकों ने बाज़ार में दे दिया था, अब 90 दिन हो गए हैं, उनकी ईएमआई बैंकों को नहीं मिल रही है, यानी कि ना ब्याज मिल रहा है ना मूलधन मिल रहा है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। देखिए एक बात समझना, यहाँ पर इसका नाम ये एनपीए क्यों है। असेट का मतलब क्या होता है, आपकी संपत्ति जिस पर आपका स्वामित्व होता है।
तो जो बैंकों का पैसा था उस पर ओनरशिप किसकी थी? बैंकों की। अर्थात उसका वो असेट किसका था? बैंकों का। बैंक उस असेट यानी कि अपने धन का उपयोग करना चाहते थे, अपनी संपत्ति का उपयोग करना चाहते थे ब्याज कमाने के लिए, इसलिए बैंकों ने उसे लोन के रूप में चला दिया। किसी भी कैश का या किसी भी धन का रिटर्न क्या आता है? ब्याज। और अगर वो ब्याज ना मिले तो कहा जाता है उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब आपका असेट परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई घर है उसका परफॉर्मेंस होती है उसका रेंट, उसी प्रकार से कोई कैश होता है उसकी परफॉर्मेंस होती है उस पर मिलने वाला ब्याज। तो यदि 90 दिन हो गए बैंकों को ब्याज की वसूली नहीं हो रही है, ना मूलधन तो छोड़िए ब्याज की वसूली भी नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और ये बैंकों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब समझिए, यदि ये एनपीए 3 क्वार्टर से ज़्यादा बढ़ जाए, 3 क्वार्टर का मतलब होता है तिमाहियाँ, 1 क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, 3 महीने के पीरियड को हम बोलते हैं क्वार्टर, यानी कि 9 महीने हो जाए और ये एनपीए अभी भी कायम रहे। देखिए 90 दिन होते ही तो कोई भी बैड लोन एनपीए मान लिया जाता है, लेकिन अगर वो 200 दिन बाद 300 दिन बाद रिकवर होने लगता है या 400 दिन बाद रिकवर होने लगता है तो उसको आप एनपीए की श्रेणी से निकाल देते हैं। लेकिन यदि कोई एनपीए 3 महीने से अधिक का हो 3 क्वार्टर से अधिक का हो जाए, यानी कि 9 महीने से अधिक का हो जाए, तो बैंक उसको राइट ऑफ करने का राइट रखते हैं। बैंकों के पास ये अधिकार हो जाता है कि वो उसको राइट ऑफ कर दे। अब यही वो टर्म है जिसको हमें ध्यान से समझना है। ये राइट ऑफ क्या है? राइट ऑफ ये है कि बैंक उसको अपनी बैलेंस शीट से हटा ही देते हैं, ना उसे अपना असेट मानते हैं, ना उसे अपना एनपीए मानते हैं, कुछ नहीं मानते। बैंक मान लेते हैं ये पूंजी उनकी थी ही नहीं। यानी कि अब इसका मतलब क्या है? क्या बैंक ऐसे लोगों को माफ़ी दे देते हैं? नहीं नहीं नहीं। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका लोन एनपीए हो चुका है ना, उनके अगेंस्ट में बैंक की लीगल कार्यवाही तो शुरू हो ही चुकी होती है, तो वो लीगल कार्यवाही जारी रहती है। लीगल कार्यवाहियों से बैंक की वसूली करने का काम जारी रहता है। बैंक उनकी संपत्तियों का क्या बेचान कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैंने आपको बताया था बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड, है ना, अभी हाल ही में आया है कि अगर कोई जो है दिवालियापन और अशोधन क्षमता संहिता क्या बोलती है, यदि कोई कंपनी लोन नहीं चुका रही है तो बैंक उसका क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल भारतीय संसद ने एक बिल पास करा था 2016 में, और 2019 में उसको अमेंड भी किया है। वो लीगल कार्यवाही चलती रहती है। अब बैंक उसको बैलेंस शीट से हटा देते हैं, अपनी जो उनकी खाते की शीट होती है उसको हटा देते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहे तो उसको बोलते हैं बट्टे खाते में डालना। ये माफ़ी नहीं है। माफ़ी का मतलब क्या होता है? वेव ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर बैंक ने किसानों के लोन वेव ऑफ किए, तो उसका अर्थ ये हुआ कि बैंकों को सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार बोल देती है कि किसी भी प्रकार का जो लोन है, किसानों का लोन, बैंक उनसे ना वसूले, बल्कि वो लोन जो है वो चुकाएगी, सरकार चुकाएगी। तो बैंक जो है उसको छोड़ देते, किसान को छोड़ देते, उसको बोलते हैं वेव ऑफ। उनसे लीगल वसूली की कार्रवाई नहीं चलती, इसमें कार्रवाई चलती है। अब असली बात तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि वेव ऑफ और राइट ऑफ में अंतर है। अब असली प्रॉब्लम आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है जो मुझे स्टूडेंट्स ने पिछले 3-4 दिन में बार बार पूछा है कि सर वेव ऑफ फिर बैंक, राइट ऑफ फिर बैंक करता क्यों है? अगर उसको बैलेंस शीट से अगर हटाया तो उससे बैंक को फ़ायदा क्या होता है? बैंक ऐसा करता क्यों है? अगर वो राइट ऑफ लीगल कार्यवाही अगर चल रही है, डिफ़ॉल्टर को डिफ़ॉल्टर ही माना जा रहा है, वसूली करनी ही है, तो बैंक ये गतिविधि कर क्यों रहा है कि उसने उसको अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया? तो इसको ज़रा समझते कि चीज़ है क्या। देखिए बैलेंस शीट बड़ी टिपिकल होती है, लेकिन समझने के लिए ज़रा समझे। किसी बैंक की जो बैलेंस शीट है वो क्या है, इसको देखते हैं। उसमें 3 कॉलम मैंने बताए हैं आपको समझाने के लिए। इसके अंदर टेक्निकल विशेषताएं दूसरी भी होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए। मान लीजिए किसी बैंक के असेट्स है 5,000 करोड़ के। असेट्स का मतलब उसकी संपत्ति, जिसमें उसकी ऐसी संपत्ति भी है जो मूवेबल नहीं है और ऐसी संपत्ति भी है जो मूवेबल है, मतलब कैश वगैरह भी है। सारी की सारी संपत्ति बैंक के पास कितनी है? 50,000 करोड़। बैंक की लाइबिलिटी यानी कि देनदारियाँ कितनी हैं हमारी इस शीट के अंदर? 4,000 करोड़। अब देखा जाए तो बैंक 5,000 करोड़ की संपत्ति रखता है, 4,000 करोड़ की देनदारियां हैं, यानी कि बैंक को भी लोगों को चुकाने हैं। तो कुल मिलाकर बैंक 1,000 करोड़ के प्रॉफिट में दिख रहा है। लेकिन जरा हम तीसरे कॉलम में देखते हैं तो वहाँ क्या दिख रहा है? वहाँ दिख रहा है बैंक के 5,000 करोड़ के जो असेट्स हैं, यानी कि जो उसने लोन बाजार के अंदर दे रखे हैं, उसमें से 2,000 करोड़ के लोन जो है वो एनपीए हो चुके हैं। यानी कि बैंकों का स्वामित्व जरूर है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का उसको ब्याज तक नहीं मिल रहा है।
ये कुछ वैसे ही है कि कागज़ पर मान लीजिए कि एक हवेली आपके नाम हो जिसकी बाज़ार कीमत हो 100 करोड़ रुपए। चूँकि वो आपके नाम है इसलिए माना जाएगा कि 100 करोड़ का असेट आपके हाथ में है ना। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बन गई हो कि आपने जिसको रेंट पे दिया हो वो ना तो रेंट दे रहा है ना ही हवेली का पोजीशन आपको वापस सौंप रहा है, मतलब ना तो आपको हवेली मिल रही है ना ही उससे रेंट मिल रहा है, आपके पास तो सिर्फ एक कागज़ है जो ये शो कर रहा है कि 100 करोड़ की हवेली आपकी है। लीगल कार्यवाही चल रही है उसको उस हवेली से निकालने की बाहर, है ना। यहाँ भी लीगल कार्यवाही तो चल ही रही है, लेकिन क्या उस हवेली का आप उपयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर बैंक जब ये 5,000 करोड़ का असेट शो कर रहा है, लायबिलिटी 4,000 करोड़ की शो कर रहा है और एनपीए 2,000 करोड़ की शो कर रहा है, तो टेक्निकली बैंक को 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि 5,000 करोड़ का असेट है, 4,000 करोड़ की लायबिलिटी है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। और आप सब जानते हैं कि बैंक भी एक वित्तीय संस्थान है, बैंक भी एक प्रकार की कंपनी है, और हर कंपनी पर लगने वाले टैक्स को बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और वो लगता है उसके बुक प्रॉफिट पर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1,000 करोड़ जो कि बैंक का यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है उस पर बैंक को कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर भी पे करना पड़ रहा है। और मज़े की बात है कि उसका ये असेट उसको कुछ परफॉर्म करके तो दे ही नहीं रहा, वो तो निकल गया हाथ से। ये कुछ वैसे ही है कि 100 करोड़ की अगर हवेली है और आपको ना पोजीशन है ना उससे रेंट मिल रहा है, हो ये रहा है कि उस हवेली पर एक हाउस टैक्स भी अगर लगता हो तो वो भी आपको पे करना पड़ रहा है। मान लीजिए भारत सरकार बोल रही है कि 2% हाउस टैक्स है, तो 2 करोड़ रुपए आपको हवेली के लिए पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी वर्थ वैल्यू कितनी है? 100 करोड़। और हवेली से ना आपको रेंट मिल रहा है, ना आपको हवेली से क्या मिल रहा है? ना रेंट मिल रहा है, ना पोजीशन मिल रहा है। तो ये तो नुकसान हो गया ना आपका। अब अगर बैंक इस एनपीए में से जो 2,000 करोड़ का एनपीए है उसमें से कुछ एनपीए तो ऐसे होंगे जिसमें बैंक को उम्मीद होगी कि वो वसूले जा सकते हैं, कुछ एनपीए ऐसे हो जाते हैं इसमें बैंकों को उम्मीद होती है कि वे तो लीगल कार्यवाही के बगैर वसूले ही नहीं जा सकते, वो देने के मूड में नहीं है, उससे तो केवल कोर्ट ही दे सकता है। मान लीजिए कि 1,500 करोड़ का अमाउंट ऐसा है जिस पर बैंकों को लगता है कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है, ये रिटर्न ऐसे नहीं करेंगे, इनसे तो कानूनी तरीके से ही वापस लिया जा सकता है, जो प्रक्रिया चल ही रही है। शेष 500 करोड़ बैंक को विश्वास था कि वो वापस आ जाएंगे। तो बैंक ने क्या किया? 1,500 करोड़ को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब अपने खाते से हटा दिया, ना उसको अपना असेट माना, ना फिर वो एनपीए में आएगा। तो जो नई बैलेंस शीट बैंक की बनेगी वो कैसी बनेगी? असेट कितने हो गए? 3,500 करोड़। 3,500 करोड़ असेट क्यों हो गए? क्योंकि 1,500 करोड़ तो बैंक ने अपने असेट को राइट ऑफ ही कर दिया। राइट ऑफ का मतलब अपनी शीट से अलग कर दिया। तो अब असेट कितने दिख रहे हैं? 3,500 करोड़। लायबिलिटी कितनी दिख रही है? 4,000 करोड़। और एनपीए कितना दिख रहा है? 500 करोड़, है ना, जो आपको शीट में दिख रहा है। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति जिसकी वो 100 करोड़ की हवेली थी, वो उस पे उसके कागज़ को अपना नाम हटा ही दे। अब वो कागज़ उसके नाम नहीं बोल रहा, तो जब कागज़ उसके नाम नहीं बोल रहा तो उस पर लगने वाला हाउस टैक्स उसको थोड़ी ना देना है। उसी प्रकार से अब जरा देखिए, बैंक के असेट कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है, तो कॉर्पोरेट टैक्स बैंक को नहीं देना है। बैंक इसलिए राइट ऑफ करता है कि वो अननेसेसरी का कॉर्पोरेट टैक्स क्यों दे। दूसरी बात, यहाँ देखिए ऊपर एनपीए 2,000 करोड़ दिख रहा है, यहाँ एनपीए 500 करोड़ दिख रहा है। इससे बैंक की बैलेंस शीट अच्छी हुई है। मतलब अगर बैंकों को किसी अन्य तरीके से बड़े वित्तीय संस्थानों से लोन ले रहा है या कोई भी काम करना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका एनपीए कम दिख रहा है और उसको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। तो दूसरा कारण ये है कि बैंक का एनपीए कम दिखने के कारण बैंक ने खुद ने मान लिया कि अगर वो अपने एनपीए को हटा दे तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं वो आसानी से ऋण प्राप्त कर पाएगा। तो बैंक को दूसरा लाभ ये हो जाएगा। तीसरा लाभ समझिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था पढ़ाते समय, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप सब जानते होंगे कि सभी बैंकों पर बेसल नियम लागू होते हैं। बेसल, BASEL, बेसल, ये स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, उसका नाम है बेसल। और यहाँ पर सभी देशों के केंद्रीय बैंकों की 3 सम्मेलन हुए हैं, 3 बैठकें हुई हैं, जिनको बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 कहते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, उसका नाम था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। और ये पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या कहता है कि बैंकों के ऐसे जितने भी ऋण बाजार में दिए हुए हैं, जिनको वो जोखिम भारित मानता है, जितने भी ऋण बाजार में हैं वो सारे जोखिम भारित होते हैं टेक्निकली। तो अगर बैंकों ने बाजार के अंदर ऋण दे रखे हैं और उन ऋणों के बदले में बैंकों को अपनी कुछ संपत्ति अपने पास रखनी होगी, ताकि यदि वो ऋण वसूले ना जाए तो बैंक
अपने नॉर्मल कस्टमर को उसका पैसा रिटर्न कर सके। जैसे कि बैंक ने बाज़ार में 100 रुपये चला रखे और मान लीजिए कि पूंजी पर्याप्त अनुपात है 9 रुपये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जब बाज़ार में 100 रुपये चलाएंगे, बेसल नॉर्म क्या बोलते हैं, बैंक जब बाज़ार में 100 रुपये चलाएंगे तो 9 रुपये के असेट अपने पास अलग रखेंगे, जिससे कि अगर वो 100 रुपये अगर एनपीए हो जाए, 100 में 70 80 कुछ एनपीए हो जाए, तो बैंकों के पास में इतना पर्याप्त पूंजी रहे कि वो साधारण कस्टमर के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का पैसा उसको वापस रिटर्न कर सके। इससे क्या होता है, बैंकों की स्टेबिलिटी होती है, उनमें रिलायबिलिटी आती है। अब हमारे इस कंडीशन में देखिए, बैंकों के असेट थे 5,000 करोड़ और बैंकों ने ऋण दे रखे थे, एनपीए था कितना 2,000 करोड़। तो यहाँ पर ऋण जो दिए गए हैं वो ज़्यादा दिख रहे कि नहीं दिख रहे। फर्स्ट बैलेंस शीट के अंदर अगर ऋण ज़्यादा दिख रहे हैं तो उनके एवज में सीएआर भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऋण अगर 100 रुपये दिया हुआ है तो आपको सीएआर 9 रुपये रखना पड़ेगा। ऋण अगर 200 रुपये दिया हुआ है तो सीएआर कितना रखना पड़ेगा, 18 रुपये। 9% कितना होता है 200 का, 18 रुपये। जब बैंक अपने कुछ एनपीए को, जो कि 3 क्वार्टर से अधिक हो चुका है, यानी कि 9 महीने से अधिक का हो चुका है, यदि बैंक अपने ऐसे एनपीए को राइट ऑफ कर दे तो अब टेक्निकली बैंकों के द्वारा बाजार में दिए गए ऋणों की मात्रा कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, घट गए कि नहीं घट गए। देखिए 2,000 करोड़ से घटकर 500 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया। तब उसके एवज में बैंक को पहले की तुलना में कम पैसा रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बैंक जो पहले पैसा अलग रखते थे वो ज़्यादा रखते थे बिफोर राइट ऑफ, और आफ्टर राइट ऑफ उनको वो कम पैसा रखना पड़ेगा। और ये बैंकों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। बैंक उस पैसे का उपयोग मार्केट में प्रोडक्शन गतिविधि के लिए कर सकते हैं, किसी रिलायबल कस्टमर को लोन देने के लिए कर सकते हैं। तो ये वो कारण होते हैं, 3 मेन कारण, जिसके कारण बैंक राइट ऑफ का ऑप्शन अपनाते हैं। पहला क्या है, कॉरपोरेट टैक्स को कम करवाने के लिए, सीएआर जैसी चीज़ों का घटवाने के लिए, और तीसरी चीज़ क्या है, एनपीए को कम दिखवाने के लिए, जिससे कि बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी दिखे और उनको भी फर्दर आसानी से लोन मिल सके। राइट ऑफ हुए हुए लोन का क्या होता है, लीगल प्रक्रिया चलती रहती है, ये माफ़ी नहीं है। लीगल प्रक्रिया तो देखिए, लीगल प्रक्रिया तो एनपीए के सभी बैंकों पर चलती है, सभी डिफ़ॉल्टर्स पे चलती है। राइट ऑफ पर भी वो जारी रहेगी, राइट ऑफ पर वो अलग से नहीं होगी, वो जारी रहेगी। बैंक अपनी प्रक्रिया को उपयोग करता रहेगा। अब एक लास्ट बात, अगर मान लीजिए कि जो बैंकों ने लोन राइट ऑफ किए थे वो बैंकों को मिल जाए तो इसके लिए आरबीआई के नियम बिल्कुल क्लियर है कि अगर बाद में वो लोन आपको वापस मिल जाते हैं, रिकवरी हो जाती है, तो उसको अपने प्रॉफिट में शो करो, अपनी इनकम में शो करो, और अब जब वो वापस मिल जाए तब उस पर कॉर्पोरेट टैक्स दो। मान लीजिए कि वो हवेली जो 100 करोड़ की थी वो लीगल प्रक्रिया से बाद में खाली हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जिस दिन पोजीशन आ जाएगा उस दिन से आप उसको वापस से अपनी इनकम में शो कर दो और उस पर हाउस टैक्स दो। तो इस प्रकार से ये राइट ऑफ वाली बात है। इसलिए जितना भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनके लोन माफ़ कर दिए गए, वो माफ़ नहीं है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि कई बार बैंक जो है अनड्यू फ़ायदा किसी को पहुँचाने के लिए उनके लोन राइट ऑफ कर देते हैं, ताकि एक फीलिंग आ जाए मार्केट के अंदर कि कहीं ना कहीं अब इनके लोन तो बैंक भूल ही चुका है और फोकस किन्हीं और पर करो। जबकि हमारा उद्देश्य उस डायरेक्शन में जाना नहीं है, वो पॉलिटिकल उद्देश्य है। कुल मिलाकर ये राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल फील फ्री करें, अपने आप को फ्री फील करें और आराम से वो प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं साथ साथ जो है इसी यूट्यूब चैनल का जो नाम है IAS विथ मी, उसी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है IAS विथ मी। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, समय समय पर अपडेट रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।